आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है, आप देख लो, जिसका नाम बोलने से अच्छा है आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं आपको सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है बेटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का, अच्छा एक चीज और कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है, बताया है आप लोगों को, तो उसके बारे में विस्तृत वर्णन है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है, मतलब रहता है। जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है, एंड्रॉयड क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे ऐप होते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही विंडोज होता है, iOS होता है जो आपने पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, मतलब उपकरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो बहुत सही बात बताया कि ये क्या करता है। जैसे यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि इस लैपटॉप में या कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको मिल जाएगा विंडोज 10। मैं दिखाता हूं, यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या है? विंडोज 10 है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं या आप लोग प्रैक्टिकल में यूज करते हो? ये विंडोज 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो वैसे ही इस ओएस के बारे में, या बहुत सारे ऐसे ओएस होते हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मली हम विंडोज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं फिर। अब यहां पर क्या दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है बेटा, क्या दिया है? इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो सीखेंगे, उसका यूजर इंटरफेस होता है, मतलब कैसा उसका सुविधाजनक, कैसा इसके फीचर्स हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित सेटिंग सीखेंगे, फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं वो देखेंगे, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, फाइल एक्सटेंशन के प्रकार वो भी समझेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें दिया है बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। सही बात है, ध्यान समझना मेरी बात को, कि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, ठीक है, आप जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अंदर के जो छोटे छोटे ऐप होते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आप जब कीबोर्ड माउस के द्वारा कोई कार्य करते हो या प्रिंटर के द्वारा कोई कार्य करते हो, तो अंदर जितने भी एप्लीकेशन है, ऐप हैं, उनकी बातचीत वो आपके द्वारा सिग्नल से करवाता है ना। मतलब आप जब कुछ टाइप करते हो, माउस से आप क्लिक करते हो, तो आपकी भाषा को वो क्या करता है? एप्लीकेशनों की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, तो वो समझ जाते हैं। वो आपको भी आधार देता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और एप्लीकेशनों को भी आधार देता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो कार्य को, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए। आप जो कुछ भी टाइप करते हो, तो आपके कार्य को संपादित करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देता है। क्लियर? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चूंकि वो भी सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन अन्य सॉफ्टवेयरों और अन्य हार्डवेयरों से वो बातचीत करवाने का एक जरिया है, प्लेटफॉर्म है। क्लियर? साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। सही बात है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो हार्डवेयर चले ही ना। ठीक है, तो यहां पे डायग्राम दिया है,
ठीक है, यूजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, ये आप पढ़ ही चुके हो, है ना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब हार्डवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट सीपीयू मेमोरी का, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस होता है, विंडोज होता है, लिनक्स, यूनिक्स, क्लियर। ऐसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल को जो दुनिया भर के जो कचरे होते हैं फाइल के फालतू, उनको क्लीन करता है, या आपके कंप्यूटर या मोबाइल को गति तेज करता है, वो सारे उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या दिया है, MS ऑफिस है, इंटरनेट ब्राउजर है, ऑटोकैड है, मतलब जो कुछ भी आप पढ़ोगे, जैसे आगे चल के आप 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th ऐसी सब जो पढ़ोगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये यूजर मतलब हम हैं या आप हो, क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर, ये ऊपर दिया था, ये उदाहरण कौन कौन से है, इसमें विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, विंडोज XP है, विंडोज 2000, विंडोज NT, विंडोज मी, विंडोज 98 SE, विंडोज 98, विंडोज 95, MS DOS, एप्पल मैक OS, फॉर्मली OS X, iOS, क्रोम OS, लिनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा, ठीक है, मतलब आदि। तो ये सब इसको रीड कर लेना। अब यहाँ पे दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास, ठीक है बेटा, ये कैसे, इसके बारे में इतिहास क्या है। यहाँ पे दिया है कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं होता था, क्लियर। पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यांत्रिक स्विच की पंक्तियों द्वारा या प्लग बोर्ड पर जंपर तारों द्वारा प्रोग्राम किया जाता था, क्लियर। तो ये पहले के जमाने के थे, जंपर वगैरह सेट करते थे। अब इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इतना समझने की जरूरत नहीं। बस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता था, यांत्रिक स्विच, ठीक है, और प्लग बोर्ड पर जंपर होता था, मतलब एक तरह का ये 2 कनेक्शन को एक सेट करता है ये जंपर। अगर आपको दिखाता हूं जंपर नॉर्मली कैसा होता है, ये देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक जंपर होते हैं, छोटे 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 2 कनेक्शनों को, जैसे उनको देखो, यही चीज यहाँ पे बड़ा दिखाया है, ठीक है। तो ये लोग यूज करते 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन का जैसे जंपर हो, वो सेटिंग करते इलेक्ट्रॉनिक ये इंजीनियर लोग, ठीक है। तो अपने तरीके से वो सेटिंग करते थे, तो वही चीज यहां पे बताया है। अब क्या दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में विकसित किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना तथा विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को चलने के लिए किया गया था। अब देखो एक चीज और आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अब जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, काफी लंबा है, तगड़ा है ना, हट्टा कट्टा है, लेकिन दिमाग नहीं है उसके पास। आप जितना उसको बोलते हो उतना ही वो कार्य करता है, या आप साथ साथ में रहोगे तो वो करेगा, है ना। अगर मान लो उसके बाद आप जो करवा रहे हो आपको उसके बाद लगभग दिमाग ना के बराबर है, तो अगर मान लो एक और बंदा है जो कि हट्टा कट्टा है, लंबा है, काम भी करता है और दिमाग भी अच्छा उसका है, आप अगर कोई बात कह के जाते हो तो उससे जितना आप बोलते हो उससे अच्छा वो कर देता है, या जो एक बार बोल देते हो फिर दोबारा उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा कार्य को संपादित कर देता है। तो अच्छा कौन है, दूसरा वाला जिसके पास दिमाग भी है। दिमाग मतलब सॉफ्टवेयर, है ना। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हार्डवेयर बढ़िया है तो सॉफ्टवेयर बढ़िया उस पर चलेगा, अगर सॉफ्टवेयर बढ़िया है लेकिन हार्डवेयर बढ़िया नहीं है तो नहीं चलेगा। वही चीज यहां पे है। तो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाना तथा विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को, प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन को चलने के लिए किया गया था। अब आगे दिया है कि 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने IBM 701 कंप्यूटर के लिए सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। ठीक है, ये OS का नाम है, अलग से कुछ नहीं है, OS का नाम है। ठीक है, IBM 701 कंप्यूटर के लिए, है ना, 1950 में।
अब उसमें दिया है उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक और अधिक जटिल रूपों में मौजूद नहीं थे। 1960 के दशक की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों ने मल्टी प्रोग्रामिंग की अवधारणा विकसित की थी, जिसमें कई प्रोग्राम एक ही बार में मुख्य मेमोरी में रन करते थे। मतलब मुख्य मेमोरी कौन, रैम, उसमें चलते थे। क्लियर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहां जो दिया है मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ चलते थे। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी इस बिंदु पर विकसित हुई कि 1970 के दशक टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के मेन फ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हो गया। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है दिखा देता हूं मैं आपको। माइक्रो प्रोसेसर आपको अभी दिख जाएगा। अब यहां पे टाइप करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, देख लो MICRO। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर देखो आ गया, नीचे से क्लिक करो और आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है। देखो ये सब माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर। अभी पुराना वाला माइक्रो प्रोसेसर देखो, ये पुराना वाला माइक्रो प्रोसेसर अलग, और भी पुराने वाले, अभी तो नए वाले हैं। देखो आई अलग अलग दिखा रहा है कैसे बिठाया जाता है। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर बेटा। तो अब आगे पढ़ते हैं। जब 1980 के दशक में निजी कंप्यूटर लोकप्रिय हो गए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहां पे दिया है, का विकास किया गया था। 1980 से 1990 के माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक है। ये MS-DOS कैसा है? MS-DOS मैंने आपको बताया था शायद, देख लो। MS-DOS मतलब अगर हम यहां पे हम टाइप करें खाली CMD, ठीक है, CMD टाइप करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। इस पे हम क्लिक कर देंगे बेटा। क्लिक करने के बाद तो ऐसा, तो ये MS-DOS जो पहले का था ऐसा था, सब कुछ टाइप कर करके किया जाता था। कॉपी पेस्ट करना है या प्रिंट आउट मारना है या इंटरनेट पे जाना है, तो इंटरनेट पे चित्र वगैरह कुछ नहीं दिखता था, सब ऐसे ही दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर। तो ऐसा होता था। अब जो दिया है विंडोज जो है, जो हम लोग यूज करते हैं अभी, तो अगर आप जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया, लेकिन अगर अब जो है चित्रों वाला है ना, जैसे मोबाइल भी है आपका चित्रों वाला है। देखो ये सब चित्रों वाला है ना, लेकिन वो जो अभी दिखाया वो खाली ब्लैक एंड व्हाइट था। ठीक है, MS-DOS वैसा होता था। तो अब यहां पे हम पढ़ते हैं बेटा। 1980 से 1990 के माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। वर्ष 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया था। ठीक है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले के दिनों से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी है ना। पहले के दिनों से मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ही जब उसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज, तब से ही वो काफी लोकप्रिय हो गया था और उसने अपनी लोकप्रियता को कायम रखा है। ऐसा नहीं कि लोकप्रिय हुआ तो फिर लापरवाह हो गया और कस्टमर की जरूरतों को पूरा नहीं करता, तो क्या होता, वो मार्केट से बाहर हो जाता। लेकिन वो लगातार अपने कस्टमर की जरूरतों को पूरा करता गया। उसी हिसाब से नए जनरेशन आते गए, है ना, जो ऊपर मैंने दिखाया था। तो उस हिसाब से लोकप्रिय तब से ही अभी तक है। अब यहां पे दिया है मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य: प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे सभी प्रोग्रामों या प्रोसेसों की स्थिति पर नजर रखता है। सही बात है। जो कुछ भी कार्य होता है, आप प्रिंट आउट मारते हो या टाइपिंग करते हो या गेम खेलते हो या गाने सुनते हो या वीडियो देखते हो या पिक्चर देखते हो या पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, सब पर नजर ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जैसे आप माउस के द्वारा आप चालू कर रहे हो ये गेम खेलने के लिए,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम गेम खोल देगा। क्लियर? आप गाना सुनना चाहते हो, गाने के उसमें सॉन्ग पे डबल क्लिक कर रहे हो तो वो समझ जाएगा कि डबल क्लिक कर रहे हो तो उसको खोल देगा वो, है ना। तो पूरा कार्य वो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी नीति के अनुसार यह भी तय करता है कि कौन सा साधन किस प्रोसेस को कितने समय के लिए उपलब्ध कराया जाए, है ना। सही बात है भाई, उसको पता है कि कब तक क्या, कौन सा क्या चलेगा, कब तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा, और कब साधन उस प्रोसेस से वापस लिया जाए। क्लियर? कब बंद करना, आप बंद करते हो बंद कर देता है ना। अब देखो बेटा, दिया है कि एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरीज में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखो डायरेक्टरीज क्या होती है, फोल्डर होता है। मैं इसको आपको दिखा देता हूं, अब ध्यान से देखना। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो मैं अगर क्लिक करता हूं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे। अब देखो ये सब क्या है, डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरीज हैं। ये सब क्या है, फोल्डर जो है, यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूं और फिर मैं यहाँ पे जाऊं, कहीं पे जाऊं, तो ये सब जो ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, ये सब डायरेक्टरीज हैं बेटा, फोल्डर हैं, मतलब बैग हैं, इसके अंदर सब फाइल्स रहती है ना। तो वो बोल रहा है कि आप एक डायरेक्टरीज के अंदर सब फाइल रखते हो जो कि व्यवस्थित ढंग से है ना, व्यवस्थित ढंग से है ना, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। और इन डायरेक्टरीज में अन्य डायरेक्टरी और अन्य फाइलें हो सकती हैं। सही बात है। अगर इसमें देखो, आप देखो एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है, मतलब एक फोल्डर के दूसरा फोल्डर हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है CCC गैस, अब यहाँ पे उसके अंदर सब फाइल्स भरी पड़ी है, आपके लिए मैंने बना के रखा है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखो, और देखो इसके अंदर कोरो डबल करता हूँ, इसके अंदर भी डायरेक्टरी दिख रही है ना। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरे डायरेक्टरी भी या फाइल भी रख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे अब पढ़ते हैं हम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फाइल प्रबंधन गतिविधियों को करता है। यह इस बात पर नजर रखता है कि जानकारी कहां संग्रहित है। सही बात है, संग्रहित मतलब रखी गई है। अभी मैंने जो दिखाया उसका जो पता है, लोकेशन है, वो सब याद रखता है। कौन याद रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्लियर? ये दिमाग में रखना, बहुत ये सुविधा जो है इनको सामूहिक रूप से फाइल सिस्टम कहा जाता है। मोबाइल में भी आपके होता है, आप जब कुछ डाउनलोड किए हुए फाइल या डॉक्यूमेंट किया स्टोर किए हुए फाइल देखना चाहते हो तो फाइल मैनेजमेंट में जाते, फाइल सिस्टम में जाते हो। क्लियर? तो आपको मिल जाती सारी फाइल। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण और सुरक्षा। अब क्या इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के डेटा क्या होता है बेटा? डेटा मतलब जो कुछ भी कंप्यूटर में रखा गया है वो सारा डेटा कहलाता है, या मोबाइल में जो कुछ भी आपने रखा है वो सारा डेटा कहलाता है। ये पहले बता चुका हूं। और अन्य जानकारी की सुरक्षा के लिए पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। देखो आप लोग जब इस यहां पे आए हो, प्रैक्टिकल जब करते हो तो आपने देखा होगा कि दो खाते बने हुए हैं, दो अकाउंट बने हुए हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में। आप जब स्टूडेंट पे क्लिक करते हो तो वो अपने आप चालू हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो मैंने अकाउंट बना रखा है शिव नाम से, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड पूछता है। जैसे आपके मोबाइल जो आपका होता है एंड्रॉइड, उसमें आप पासवर्ड अगर डालते हो तो कोई अगर उसको खोलना चाहे तो नहीं खोलेगा, पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड नहीं डाला है तो खुल जाता है। क्लियर? ऐसे यहां पर भी है। यह प्रोग्राम और उपयोगकर्ता डेटा तक अनधिकृत पहुंच को भी रोकता है। अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को नहीं खोल सकता है ना। ये ऐसा होता है, जैसे मोबाइल में ऐसा कंप्यूटर में भी है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां क्या दिया है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक बैच में प्रोग्राम और डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है। एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित गतिविधियां करता है। क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस को परिभाषित करता है जिसमें एक ही इकाई के रूप में कमांड, प्रोग्राम और डेटा का पूर्व निर्धारित अनुक्रम होता है। ठीक है, ये तो कमांड भी क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में बताया है, प्रोग्राम क्या होता है बताया, डेटा भी बताया है। ठीक है, एक बार और सुन लो। कमांड मतलब जैसे आप प्रिंट करते हो वो कमांड है, कट कॉपी पेस्ट करते हो वो भी आगे से सीखोगे वो भी कमांड है। प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन या ऐप, डेटा मतलब जो कुछ भी आपने रखा है कंप्यूटर में वो डेटा। ठीक है, पूर्व निर्धारित मतलब पहले से उसको निर्धारित किया रहता है कि ऐसे ऐसे कार्य होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को मेमोरी में रखता है और उन्हें बिना किसी मैनुअल जानकारी के निष्पादित करता है। मैनुअल जानकारी मतलब कोई आदमी नहीं करता है, वो कंप्यूटर ही करता है। मेमोरी में जैसे आप जैसे दिमाग में रखना, अगर आपको खुद ही जाना है तो कैसे जाना है आपके दिमाग में है, मतलब आपकी मेमोरी में है ये चीज, कैसे जाना है आपको। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में ऐसे ही रखता है। प्रस्तुत करने के क्रम में प्रोसेस को संसाधित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। ठीक है, प्रस्तुत करने के क्रम में जैसे जो काम पहले होता है वो पहले होता है। ठीक है, पहले जो काम पहले होता है वो पहले होता है, जो बाद में होता है वो बाद में होता है। क्लियर। जब कोई कार्य अपने निष्पादन को पूरा करता है तो उसकी मेमोरी जारी की जाती है ना। जैसे आप कुछ काम पिक्चर देखना चाहते हो, डबल क्लिक करोगे तो उसका जो फाइल है वो फटाफट जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक, कैश मेमोरी में या मुख्य मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मतलब पहले आओ पहले पाओ, पहला जो कार्य होता है वो पहले स्टोर होगा और प्रोसेस के लिए आउटपुट बाद में मुद्रण मतलब प्रिंट आउट या प्रसंस्करण के लिए आउटपुट स्पूल में कॉपी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, आउटपुट बाद में मुद्रण या प्रसंस्करण, ये हिंदी में इतना डिफिकल्ट इसलिए दिया है कि ऐसे पूछेगा CCC में तो समझ में नहीं आता है ना। मुद्रण मतलब प्रिंट आउट, प्रसंस्करण के लिए आउटपुट स्पूल में कॉपी किया जाता है। तो प्रसंस्करण मतलब आउटपुट, जैसे ये देखना होता है, मॉनिटर में देखते हो या स्पीकर में आवाज आती है, आउटपुट की जो स्पूल होता है उसी से कॉपी होता है ना, आगे बाहर आता है। दिया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या चीज है बेटा, पढ़ते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकता है। यह घरेलू कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग कार्यालयों और अन्य जगहों में भी किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार है, सिंगल टास्क और मल्टीटास्क, है ना। सिंगल मतलब अकेला, एक मल्टीटास्क मतलब कई सारे साथ में कार्य कर सकता है। यह एक नेटवर्क में अन्य प्रणालियों से जुड़ सकता है, मतलब कई कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है विंडोज 95 NT 2000, अभी भी जो विंडोज 7 है, विंडोज 8 है। ठीक है, ये सिंगल है सारी। सिंगल मतलब एक टाइम में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। क्लियर बेटा। तो यहां पे एक और देख लेते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा। एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई उपयोगकर्ताओं को उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एकल सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति देता है। या आमतौर पर बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। मेनफ्रेम कंप्यूटर जैसे यहाँ पे दिया यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 2000, उबुंटू, मैक ओएस। क्लियर, ये सब बड़े हैं जिसपे मतलब किसी एक कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया जाता है और एक कंप्यूटर के द्वारा कई कंप्यूटर चलते हैं, है ना। जैसे जिसको सर्वर बोलते हैं, सर्वर मतलब मुख्य कंप्यूटर, वो अन्य कंप्यूटर को सुविधा प्रदान करता है। क्लियर। जैसे यूट्यूब का मेन जो कंप्यूटर है, आप जब यूट्यूब खोलते हो तो मेन जो यूट्यूब का सर्वर होता है, मुख्य कंप्यूटर, उससे आपका मोबाइल या कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के द्वारा और वो जो क्लिक करते हो वो चीज आपको देता रहता है।
क्लियर, वहां पे यही सब होता है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 2000, उबंटू, मैक ओएस। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं बेटा, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तक। ठीक है, आगे इसको हम पढ़ेंगे। आप लोग ये सेकंड चैप्टर जो है इसको भी अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि ट्रिपल सी के लिए तो अनिवार्य है ही है, ऐसे ही शब्द पूछता है वो। और एडीसी में भी इससे भी और कुछ ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा, इसके साथ साथ एडीसी में भी कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप वीडियोस अच्छे से सुना करो और खुद के नोट्स बनाया करो, और जो मैं नोट उपलब्ध कराता हूं उस पे उसको भी ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा।